नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और मैं हूं चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के मॉडल टाउन इलाके में, जहां हम बात करने वाले हैं लोकतंत्र की, लोकतंत्र के हो रहे पतन की और लोकतंत्र को कैसे कमज़ोर किया जा रहा है। आज सीएम केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया, उन्हें कई घंटों तक बैठाया गया, कई सवाल जवाब किए गए। शराब नीति को लेकर उन पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। उससे पहले डिप्टी सीएम रह चुके मनीष सिसोदिया को भी सीबीआई अरेस्ट कर चुकी है, वो फिलहाल जेल में है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोगों से जानेंगे क्या है उनकी राय और कैसे लोकतंत्र क्या वाकई में कमज़ोर हो रहा है, क्या लोकतंत्र पर चोट हो रही है और कैसे लोकतंत्र को यहाँ पर मजबूत किया जा सकता है और लोकतंत्र को लेकर लोगों की क्या है राय। मौजूदा समस्याओं को लेकर कहना चाहेंगे? दिल्ली में मैडम अभी तो बहुत सारी समस्याएं हैं, चारों तरफ से बिजनेस बिल्कुल ठप है और सिक्योरिटी का भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं है। यहाँ पर जिस टाइम देखो वही चल रहा है, हर चीज़ की बिजनेस तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है यहाँ पर। वजह अब ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद भी नहीं मालूम, मेरी शॉप यहीं पास में ही है। अच्छा। लेकिन बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया है यहाँ पर। मतलब कितना असर पड़ा है, कितना आप प्रभावित हैं, क्या आप दिक्कतें क्या देखते हैं, किस तरह की दिक्कतें? जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद से लगभग 30% बिजनेस रह गया, 70% ख़त्म है बिजनेस यहाँ पर। बढ़ती महंगाई इसमें एक अब समस्या देखते हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उसके बाद लोगों की जो खर्च करने की जो क्षमता है वो कम हुई है। मुझे लगता है कि शायद बार बार कोरोना का आना भी एक वजह हो सकती है। महंगाई तो पहले भी थी और अब भी रहेगी। महंगाई तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है क्योंकि जो वर्कर होता है उनकी भी सैलरी बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ते हैं, इनकम भी बढ़ती है। महंगाई तो चलती रहेगी, पहले भी थी और अब भी है, लेकिन बिजनेस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा इधर। आप देखेंगे आपने सुरक्षा की बात की तो मतलब कानून व्यवस्था सुरक्षा उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए यहाँ पर। अभी भी कानून व्यवस्था में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा है, लगता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत है। जैसे अभी हम देखते हैं ऑटो वाले, रिक्शा वाले कई बार सवारियों से भी बदतमीज़ी करते हैं, आम लोगों से भी बदतमीज़ी करते हैं, तो वो चीज़ भी होनी चाहिए। तो कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उनसे जान लेते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और दिल्ली में और किस तरह की दिक्कतें हैं। एज ए छात्र होने के नाते उन्हें किस तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। क्या नाम है आपका? जेडी द्विवेदी नाम है मेरा और अभी तो मैं दिल्ली में नया ही हूँ। वैसे मैं बेसिकली यूपी का हूँ। यूपी में तो बिल्कुल सही चल रहा है और मैं यूपी से बहुत खुश हूँ। और जो भी हो रहा है छोटी मोटी घटनाएं घटती रहती हैं, गाड़ियाँ पलटती रहती हैं, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो अतीक और अशरफ के साथ हुआ मतलब कितना न्याय संगत लगता है? बिल्कुल न्याय संगत है। इसलिए न्याय संगत है क्योंकि आप ये देख रही हैं कि ठीक है पुलिस कस्टडी में मार दिया गया, ठीक है, बिल्कुल सही है, मैं भी कह रहा हूँ, चलो ठीक है। लेकिन ये बताओ आप कि जो अतीक अहमद के जितने रिश्तेदार थे, जो उनके गुर्गे थे, उनके गुंडे थे, कितने लोगों को नहीं मारे, कितने लोगों को बेघर किए, कितने लोगों का ज़मीन हड़ पे। योगी जी ने तो पहले कहा था, मेरे बाबा ने पहले ही कहा था कि जिनको जो अपराधी हैं पहले यहाँ से कट लें, जो अपराधी हैं पहले यहाँ से कट लें, अगर नहीं कटे तो फिर वही हो रहा है। तो जिन्होंने किया है उनकी खुद की अगर राजनीति की बात की जाए तो उसमें भी तो कई अपराध हैं, कई राजनीतिक, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई? नहीं, उनके भी कार्रवाई हो रही है। भाजपा में भी बहुत सारे अपराधी हैं, उनके भी कार्रवाई हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल कार्रवाई हो, लेकिन बड़े मात्रा में अभी भी एक ही पार्टी में, सबको पता है, एक ही पार्टी के जो लोग हैं जो उनसे पोषित हैं, समाजवादी पार्टी, वही पोषित करते हैं गुंडों को। भाजपा हमेशा इसको सिरे से नकारती है और कोई अगर है पार्टी में तो उनको हमेशा से निकालती है। लेकिन इससे लोकतंत्र भी नहीं लगता है कि लोकतंत्र इससे कमजोर हो रहा है? कोई कमजोर नहीं पड़ा लोकतंत्र कोई बात ही नहीं है। जो चीज़ है जेनेटिक है, क्लियर है, बस थोड़ा वे थोड़ा गलत है, लेकिन लोकतंत्र पे कोई हानि नहीं हो रही है, जो है सही हो रहा है। बस कानून के दायरे से बाहर जाकर जो हो रहा है सही हो रहा है। कानून के दायरे से वो कुछ चीज़ें गलत है, वे गलत है कुछ, लेकिन जो चीज़ें हो रही है वो सही हो रही है। कर्म का फल मिल रहा है सबको, जो जैसा करेगा उसको भरेगा, बस समय का दिक्कत है। कल वो अच्छा किया। कानून के दायरे की क्या बात है? कानून का दायरा ये है कि वो लोग भी तो कानून के दायरे को हमेशा पार करके निकले हैं। कौन लोग? जो गुंडे रहे हैं हमेशा कानून के दायरे को कौन ध्यान देता है? अगर वो ध्यान देते तो सरकार देती। अच्छा, आम लोगों के साथ हमेशा कानून का ध्यान देते हैं आम लोग, सरकार भी आम लोगों के साथ कानून का दायरा देख के ही काम करती है। जो नहीं देते हैं उनके साथ नहीं देगी। आप क्या कहेंगे? हम भारत का लोकतंत्र इतना खोखला नहीं है कि एक माफिया को मार देने से वो कमजोर हो सकता है। बस सिंपल। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है? मैं इसके साथ इसके बात से सहमत हूँ।
जो इसने कहा वो सही कहा है, बिल्कुल सही कर रहे हैं भाई। क्योंकि ऐसा तो है नहीं भाजपा पे केस नहीं हुआ है। आज प्राइम मिनिस्टर को ही पुलवामा के लिए उनको भी दोषी ठहराया गया है। वो प्रूफ करना बात अलग है। अगर आतिफ अहमद ने अगर 200 लोग फैमिली को मार के अपने गवाह उसने गायब किए हैं, तो उस टाइम कानून कहाँ था, उस टाइम लोकतंत्र कहाँ था? पुलिस ने नहीं मारा है, वहाँ वो भी अपराधी है और वो खुद को बड़ा अपराधी बनाने के लिए उसने कहा कि मैं इससे बड़ा अपराधी बनूं। लोगों में जिन्होंने मारा वो खुद बोल रहे हैं कि मतलब मैं अतीक अहमद से ज़्यादा किसने मारा उसका अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक जो भी मैंने सुबह तक अपडेट लिया था, मेरे हिसाब से सही भी हुआ है, गलत भी हुआ है। अगर सही इसलिए हुआ है क्योंकि जिसने जुल्म किया था उसको सज़ा मिल गई, और गलत इसलिए हुआ क्योंकि जिस तरीके से उसे सज़ा मिली वो गलत मिली। अगर हमारा लोकतंत्र इतना अच्छा होता तो उसको सही तरीके से क्या कहते हैं उसको, जज उसको सुप्रीम कोर्ट उसको अपने तरीके से सज़ा दे देती। आप कुछ कहना चाहिए? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमारा जो देश है एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए हैं और भी प्रोसीजरल लॉ बनाया गया है, क्रिमिनल प्रोसीजर है, इंडियन पीनल कोड है, एविडेंस एक्ट है। तो अगर पुलिस जो है बाईपास करके एनकाउंटर कर रही है लोगों का, चाहे वो क्रिमिनल हो या जो भी हो, तो ये कहीं ना कहीं एक लॉ एंड ऑर्डर जो है उसके अगेंस्ट है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। क्योंकि देखिए, जब इस तरह का कोई भी एक्ट होगा, प्रोसीजरल लॉ का वायलेशन कर रहे हैं, तो देश में पुलिस की और फिर जुडिशरी की क्या ज़रूरत है? जुडिशरी और पुलिस तो इसीलिए बनाई गई है ना कि वो लोगों के साथ जस्टिस हो सके। तो ये कहीं ना कहीं स्टेट का एक फेल्योर है। स्टेट को अपना जो पुलिस सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अगर ये इस तरह की स्थिति थी कि उन्होंने बहुत सारे मर्डर किए, तो हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सकते थे, स्पीडी ट्रायल कर सकते थे उस केसेस का, और उन्होंने अगर गलती किया है तो उनके लिए फांसी की सज़ा भी हो सकती थी। हमारे यहाँ तो प्रावधान है ना 302 में, उनको पनिशमेंट हो सकती थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का हो सकता था या डेथ पेनाल्टी की हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं ये जो है प्रोसीजरल लॉ का वायलेशन है, ये नहीं होना चाहिए। और स्टेट अगर इस तरीके से लॉ को बाईपास करके लोगों को एनकाउंटर करने लगे, तो ये कहीं ना कहीं जो है भय लोगों में एक डर पैदा होता है। जी, इससे लोगों में एक भय भी पैदा होता है, इनसिक्योरिटी पैदा होती है। आम लोग जो है सिक्योर नहीं फील कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अनूप शर्मा। अनूप, आप क्या कहना चाहेंगे देश में जो मौजूद है, जो जिस तरह से अतीक और अशरफ के साथ हुआ, क्या वाकई में ये कानून व्यवस्था का उल्लंघन है या एक सवालिया निशान खड़ा करता है? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कानून की व्यवस्था पे और हमारी न्यायपालिका पे। क्योंकि ना किसी भी अपराधी को सज़ा देना न्यायपालिका का काम है, किसी भी पर्सन का काम नहीं है। वो कानून हमें सुरक्षा प्रोवाइड करता है। वहाँ एक कानून पे भी सवाल, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठता है कि हाँ, वो किसी भी अपराधी को लेके जा रहे हैं, ऐसे कोई भी किसी को आके मर्डर कर देता है, किसी पे गोली चला देता है, ये बिल्कुल कानून का ढीलापन या फिर उनकी लापरवाही है। और इसका मेन मैं कहना चाहूँगा कि उसका जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून, ये कोर्ट है, जस्टिस है, जो न्यायपालिका है भारत की, संविधान है, ये सज़ा देने के लिए बनाया गया है। हम किसी भी पर्सन को पनिश नहीं कर सकते हैं। तो इसको मैं न्याय तो नहीं कहूँगा कि न्याय मिला है, अपराधी को सज़ा मिली है। ये अपराधी को सज़ा नहीं है, ये अपराध को बढ़ाना है। ये अपराध को बढ़ाना है इनडायरेक्टली। क्या नाम है? दीपक। दीपक, आप क्या कहेंगे कानून व्यवस्था को लेकर? मैम, मेरी तरफ से तो कानून जिस तरह से वहाँ ऐसा हुआ है, तो ये तो मेरे हिसाब से सही हुआ है। अच्छा, आप इसे सही ठहराते हैं? क्या नाम है आपका? अक्षय। अक्षय, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, जो भी हुआ वो सही हुआ, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों, आपको नहीं लगता ये हमारे लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं, जो संविधान, न्यायपालिका, अदालत बनाई गई है, वो इसीलिए कि उसके थ्रू जाकर ये जिस तरह से किया गया है, पुलिस की मौजूदगी में एक अपराधी आते हैं, एक दूसरे अपराधी को मारते हैं, फिर हमारे न्यायालय, अदालत, पुलिस, इसकी ज़रूरत ही नहीं है? ज़रूरत नहीं मैम, ऐसी बात है कि जैसे कि कोई पहले, जैसे कि विकास दुबे था, उसको भी इनकाउंटर कर दिया, वो किसी की साजिश हो या कैसे भी हो, इनकाउंटर हो गया। जैसे कि उनका पत्ता साफ हो गया, ऐसे ही पत्ता इनका भी साफ हो गया। तो इसके लिए तो बहुत सारे कानून और सज़ाएं बनाई गई हैं, उम्र कैद की सज़ा है, फांसी की सज़ा है, वो भी तो हो सकता था। मैम, वो हो सकता था, लेकिन उन्होंने खुद नहीं चाहा। जो चाहने वाले थे उन्होंने खुद ही करवाया होगा। यूपी में तो जो योगी सरकार कर रही है फिलहाल तो बढ़िया कर रही है, जो भी है अपना, ना तो अपराध होएगा और ना ही क्या नाम है गुंडागर्दी हो रही है यूपी में। कैसे अपराध नहीं होगा? एक दो अपराधी अगर खत्म हो गए तो तीन पैदा भी तो हो गए। ये
3 कहाँ से जीव वे पैदा हो उन्हें भी सज़ा मिलेगी फिर। पर सच्चे लोकतंत्र की और सच्चे लोकतंत्र के लिए सत्य बहुमत की ज़रूरत है, और सत्य बहुमत के लिए क्या वाकई में ज़रूरी है एक बहुमत, या जिस तरह से सरकारें चुनकर जाती हैं या फिर उन्हें यहाँ पर ख़रीदा जाता है या ख़रीद फरोख्त होती है या चंद उसको लेकर, तो क्या क्या है एक सत्य बहुमत, या किस तरह से यहाँ पर हम एक लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र की वकालत कर सकते हैं? वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं, क्या वाकई में जो चुनकर भेजे जाते हैं वही सत्य बहुमत है? जब आम लोग जो हैं अपनी बुनियादी बातों पे अगर वो बात नहीं कर पा रहे हैं, उनका हेल्थ हो गया, उनका एजुकेशन हो गया, उनका रोजगार हो गया, महंगाई हो गया, इस पे अगर वो लोग बात नहीं कर पा रहे हैं तो देश की राजनीति पे क्या बात करेंगे वो लोग? देश में कोई भी बदलाव लाने के लिए राजनीतिक व्यवस्था सबसे बड़ी एक इंस्ट्रूमेंट है। राजनीतिक व्यवस्था पे ही ना सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव की ज़रूरत है, लॉ की ज़रूरत है। हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे लॉ है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। क्या हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं है, इंडियन पीनल कोड नहीं है, एविडेंस एक्ट नहीं है? अभी जो उत्तर प्रदेश में जो हमला हुआ है, कहीं ना कहीं जो पुलिस सिक्योरिटी थी वहाँ पे, वो क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर पाई? तो ये स्टेट का फेलियर है कि नहीं? हम जो है लॉ को सीधे बाईपास करके कह रहे हैं कि हम जस्टिस दे रहे हैं। क्या जस्टिस है ये? अगर आपके घर के लोगों को कोई मार दे, पुलिस वाला मार दे, या कोई दूसरा जो एक तरह से गुंस है वो अगर मार दे, तो आप कहेंगे कि ये जस्टिफाइड है? बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। अगर ये जस्टिफाइड है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की क्या ज़रूरत है? हमारे पुलिस सिस्टम की क्या ज़रूरत है? जुडिशरी की क्या ज़रूरत है? अगर ये चीज़ें बनाई गई हैं तो कहीं ना कहीं हमें प्रोसीजरल तरीके से जो है जस्टिस डिलीवर्ड होना चाहिए, और जस्टिस के लिए हमारे पास कोर्ट है, पुलिस सिस्टम है, अच्छा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए कोर्ट में, तब तो लोगों के साथ जस्टिस होगा। आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये तो जस्टिस हुआ है, उन्होंने मारा था इसलिए ये लोग भी मार दिए। एक अपराध को हम ख़त्म करने के लिए एक और अपराध कर रहे हैं, अपराधियों को ख़त्म करने के लिए अपराधियों की ज़रूरत। क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी तक मैं आप भाई साहबों से सुन रहा था कि 15 में से 13 लोग मोदी के समर्थन में हैं। मैं मानता हूं आपकी बात को कि 15 में से 13 लोग मोदी के समर्थन में हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है कि इसका मतलब जो उन 13 लोगों ने सांसदों को चुना, उन सांसदों का तो कोई महत्व नहीं है ना, या है उनका कोई महत्व? आज के दिन जब आपने उन चुने हुए सांसदों को विप और दल बदल कानून के अंदर बांधकर गुलाम बना दिया, तो उन सांसदों का तो महत्व समाप्त हो गया। अब रही बात आपकी बात कि भाई 15 में से 13 लोग मोदी जी के समर्थन में हैं, तो मैं आपसे अब ये पूछता हूँ कि आने वाले चुनावों के अंदर ये ऐसा बोलेंगे क्या कि भाई मेरे पास इतने लोगों का समर्थन है, मुझे सांसदों का समर्थन नहीं चाहिए? अभी यहाँ जितने हैं नहीं, एक पहले मेरी आप बात सुन लीजिए। आप ये कहें कि साहब हमें सांसदों का समर्थन नहीं चाहिए, अगर ज़्यादा लोग मेरे समर्थन में हैं तो हम उसका बहुमत मानेंगे, हमें मंजूर है ये बात? हाँ, तो हमें मंजूर है ना? मंजूर है जी। हाँ, ठीक है। क्या ठीक है? ये इसी वजह से तो सारे इंक्वायरी कर पूछा जाता है कि भाई क्या करना चाहिए। सब लोग जिस तरफ ज़्यादा होंगे वो बहुमत आना चाहिए। मतलब लोगों का बहुमत जो है जाता है वहीं सरकार बनती है ना। जब उसका बहुमत था तो मोदी की सरकार बनी, बहुमत ही ना होता तो मोदी की सरकार बनती क्यों? देखिए, मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं कि आज के दिन आप मतदाताओं के बहुमत को बहुमत नहीं मानते, आप सांसदों के बहुमत को बहुमत मानते हैं। और वो सांसदों के बहुमत को भी गठबंधन, भ्रष्ट राजनीति, खरीद फरोख्त, अपराधियों को टिकट दो, बलात्कारियों को टिकट दो, भ्रष्टाचारियों को टिकट दो, आप उसको बहुमत मानते हैं। आप बहुमत मानते ही नहीं है, मतदाताओं के बहुमत को बहुमत मानते ही नहीं है। अगर आप उसको बहुमत मानते, तो यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पर यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं वो सच्चा लोकतंत्र नहीं है, वो सत्य बहुमत नहीं है। ये सच्चा बहुमत तो नहीं है, ये बात तो मानने वाली है। तो हाँ, हम भी तो यही कह रहे हैं, कानून बदलो, कानून बदल के लाओगे तभी तो ये सारा कुछ होगा। आप ही बदलो। हाँ, हम बदलेंगे तो आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ सुन रहे हैं? आप तो कह रहे हो जी, आप तो एक व्यक्तिगत बात के ऊपर आ गए।
कि इससे अच्छी सरकार नहीं है, दुनिया में ये हो गया, दुनिया में वो हो गया, ऐसे हो गया वैसे। कानून है ही नहीं भाई साहब, मैं आपको बता दूं ना कि ये कानून ही नहीं है कि कैसे बहुमत से सरकार बनेगी। ये कोई संविधान भी नहीं है, कोई कानून भी नहीं है। अगर ऐसा कोई है तो बताइए आप हमारे को। आपको इतना टाइम हो गया वोट देते हुए, मेरे को भी इतना टाइम हो गया वोट देते हुए, मुझे बताइए ना बहुमत की क्या परिभाषा है। जब से देश आज़ाद हुआ जी तब से यही प्रक्रिया चलती आ रही है। मैं भी यही कह रहा हूँ। तो इस प्रक्रिया को चेंज कौन करेगा? प्रक्रिया को चेंज हम करेंगे ना, चेंज करने के लिए तो हम आए हैं यहाँ पर बस। तो आपका समर्थन देखिए, लेकिन इसके लिए आपका लोगों का समर्थन जरूरी है ना, यहाँ पर लोगों का समर्थन। लोग समर्थन कैसे देंगे जब तक कानून चेंज नहीं होगा? कानून चेंज कौन करेगा? कानून जितवाएंगे लोगों को, तभी तो कानून बदला जाएगा। कानून ऐसे ही बदला जाएगा क्या कि सड़क पर खड़े होके? आप एमसीडी की बात मत करिए, लोकसभा की बात करिए। हमें एमसीडी कॉरपोरेशन, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं नहीं, वोट ये वोट नहीं है। आप लोकसभा की बात करिए ना, वोट ही अगर है तो लोकसभा की बात करिए। लोकसभा की बात क्यों नहीं करते जी? जब बदलने के लिए कोई आया है वो बात करता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता। उसके लिए फिर आप कहेंगे जी कि वो दुनिया में उसने ऐसे कर दिया, ये मोदी जी ऐसा है, ये सबसे अच्छा नेता ये है। हम तो सबसे अच्छे नेता को ही अच्छा नेता मान रहे हैं, और सबसे अच्छा नेता बोलते किसको हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर का कहना ये है कि हम जो है लॉ की जो बदलाव करने की बात कर रहे हैं, कानून में बदलाव, तो वो तो एक जो हमारा सिस्टम है उसी से बदलाव होगा ना। जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, एमसीडी से जो तो पूरे देश में लॉ बना के बदलाव। एक मिनट देखिए, सबसे अच्छा नेता और सबसे अच्छी राजनीति वही होती है जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट हों। एक सैद्धांतिक रूप है ये, सच्चे लोकतंत्र का सिद्धांत है ये कि उस अच्छे नेता के पास में सबसे ज़्यादा वोट होने चाहिए। और यदि आपके पास सबसे ज़्यादा वोट हैं तो फिर हमें सबसे ज़्यादा सांसद नहीं चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं। और इसी राजनीति के आधार के ऊपर हम सत्य बहुमत की बात करते हैं। अब इसको समझ के आपको समर्थन देना पड़ेगा, कानूनों को बदलना पड़ेगा। जो भी आपकी परंपरा है, जो भी आपका विवेक परंपरा है, उसको आपको बदलना पड़ेगा। तो जीतने के बाद ही तो बदलोगे। किसी ने शुरुआत करी, किसी ने इस राजनीति की शुरुआत करी सत्य बहुमत की। मतदाताओं, हम तो आपको शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, मतदाता को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, ना कि आपने वोट किसी को दे दिया, उसने वोट फिर आगे किसी को दे दिया, फिर उसने आगे वोट किसी को और को समर्थन दे दिया। ये राजनीति होती है। कुल मिलाकर मतदाता को कमजोर किया जा रहा है और यहाँ पर मतदाता को ज़्यादा अधिकार देने के लिए सत्य बहुमत की ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्या वाकई में आपको भी लगता है कि सत्य बहुमत वही है जहाँ पर सच्चा लोकतंत्र है? बिल्कुल मैम, सत्य बहुमत का तो मतलब ही हुआ कि जहाँ पे सच्चा बहुमत हो, लोगों का बहुमत हो, लोगों के माध्यम से सरकार का गठन हो। क्योंकि जब लोगों के माध्यम से सरकार का गठन होगा, जनता के माध्यम से सरकार का गठन होगा, तो जनता की सुनी जाएगी। अभी जैसे हमारे देश में सांसदों के बहुमत के अभी मैंने पैम्पलेट पढ़ा था और जब मैंने सर को सुना, सबको सुना, तो ये चीज़ मुझे भी लगा कि तो बहुत अच्छा पॉइंट है कि देश में जो अभी सांसदों के बहुमत के आधार पर सरकार का गठन होता है, सांसदों के बहुमत के आधार पर अगर वोटों के बहुमत के आधार पर सरकार का गठन होगा, तो कहीं ना कहीं एक जो असली प्रजातंत्र की जो संकल्पना है वो सिद्ध हो पाएगी, वो सार्थक हो पाएगी। जी मैम, बिल्कुल जी। धनबली लोग ये थोड़ी पावरफुल है, इनमें क्या पावर है? इनको तो मौका लगा हुआ है तो लूटे जा रहे हैं, जब मौका नहीं लगेगा तो भाग जाएंगे। तो धनबल की सरकार या फिर एक सत्य बहुमत की? देखिए, अभी जो है क्या एक आम व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाह रहा है तो क्या उसको बिना पैसे के जो है टिकट मिल जाएगा? आज नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं करप्शन का बढ़ावा है। सरकार अभी अगर जैसे लोग कह रहे हैं कि मेजोरिटी में है, 300 से ज़्यादा सांसद हैं, तो अभी अगर वो करप्शन को ख़त्म करना चाहें तो क्यों नहीं कर सकती है? इसके लिए इफेक्टिव लॉ बना सकती है ना, या जो भी लॉ बने हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। लेकिन उसके लिए लोगों को चुनना होगा। एक सत्य बहुमत की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं और जी, I don't agree. गठबंधन is wrong thing and हम चाहते हैं कि जो संविधान बदला जाए। आप कहते हो संविधान नहीं लिखा हुआ तो लिख दो भाई, इसमें क्या है, कल ले लेते हैं अपना, गो टू पार्लियामेंट, हम चेंज करो संविधान को।
दैट्स द बेस्ट आउट। तो यहाँ पर हम बात करें बहुमत के, लोगों के बहुमत की, क्या आपने यहाँ पर कहा कि हम यहाँ पर व्यक्ति की बात ही नहीं कर रहे, ना व्यक्तिगत सरकार की बात करें, हम बात कर रहे हैं बहुमत की, तो क्या वाकई में ये बहुमत की सरकार है? बहुमत की सरकार है जी, मोदी की सरकार बहुमत की सरकार है। बहुमत क्या होता है? अब के सबसे मिलजुल के जो बन जाए सरकार, उसको बहुमत कहते हैं। और क्या, आप वोट किसी और को दें, किसी और पार्टी को दें, बाद में वो पार्टी तोड़ के दूसरी से लगातार हो रहा है, चाहे फिर वो गोवा हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, जहाँ पर अक्सर सरकार बनी हुई है। हर एक ने अपना अपना सिस्टम बनाया हुआ है, जिसका बहुमत ज्यादा आ जाता है वो पार्टी जीत जाती है। लेकिन जो बहुमत की सरकार है वो तो जीतती ही नहीं है ना, सरकार तो यहाँ पर बदल दी जाती है, खरीद फरोख्त होती है, कितने सालों से सांसदों को खरीद लिया जाता है, पर हमारा जो इसके लिए खरीदा तो गया ही नहीं ना। ये तो बहुमती सरकार बनी है, जो मोदी की सरकार बनी है। जनता जिन्हें चुनती है उन चुना हुआ है मोदी को, तभी आके वो यहाँ खड़ा हुआ है, और तभी ये करान कितने में चुना हुआ है। 18 में से हो सकता है 1-2 राज्य में भी इन्होंने बहुमत बनाए हो, बाकी 16 राज्य में तो पब्लिक ने ही चुना हुआ है ना, आप ये देखिए। लेकिन जहाँ नहीं चुने जाते वहाँ तोड़कर अपनी सरकार जहाँ नहीं तो वो सब तोड़ते हैं, कोई भी जी। कांग्रेस नहीं करती ऐसा, ये आप वाले कोशिश नहीं करते कि दूसरों को तोड़ने के लिए। हर जो भी आता है हर एक अपना कोशिश करता है, तोड़ा जाए, कैसे भी तोड़ के आ जाए, लाया जाए, उसको अपने बहुमत को लाने के लिए हर एक करता है कोशिश। लेकिन ये सच्चा लोकतंत्र तो नहीं है। कैसे कह सकते हो आप सच्चा नहीं है? क्यों दूसरी पार्टी नहीं करती, वो सच्चा करती है। ये पार्टी यदि मोदी कर देता है तो क्या वो गलत है? मोदी कुछ गलत है? देश के लिए इतना वर्ल्ड में अपना नाम करा है देश का, तो कौन सी गवर्नमेंट आके की है? किस कांग्रेस ने किया? किसी अपोजिशन, किसी बताओ, किसी पार्टी ने देश का नाम रोशन किया आज तक? जो मोदी के नाम से आज हम गर्व से जाते हैं, तो कहते हैं ये इंडियन है। देखो इंडियन को इतना रिगार्ड करते हैं वो, जो आज से 10 साल पहले कोई भी रिगार्ड नहीं दिया जाता था। मतलब पहले विदेशों में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर भारत की पहचान ही नहीं थी। अच्छा नहीं समझते थे उसको, ऐसे ब्लैक कहते, ब्लैक इंडियन, ये इंडियन ब्लैक, ये कहा जाता था। महिला सुरक्षा ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कई बार इस पर डिबेट होती है, लोग बहस भी करते हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन कितना काम करते हैं ये बड़ा मुद्दा है। और हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा, क्या ये सिर्फ मुद्दा ही है या वाकई में इस पर अभी और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कि अब ऐसे तो हर जगह अब लड़कियां होती हैं, उनको हर जगह से उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती भी है, और तो उनकी सेफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इंद्रप्रस्थ कॉलेज में एक घटना हुई जहां पर कुछ लड़के घुसे और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की गई, तो इस पर आपकी क्या राय? ये गलत है, ऐसे किसी को भी घुसने नहीं देना चाहिए। जो इस कॉलेज का है ही नहीं तो उसे क्यों घुसने दे रहे हो? अगर घुसने भी दे रहे हो तो फिर सिक्योरिटी होनी चाहिए ना गर्ल्स की, कि ऐसे कोई छेड़छाड़ ऐसे कैसे कर सकता है? आप कुछ कहना? सिक्योरिटी होनी चाहिए गर्ल्स के लिए, और इवन यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह को लेकर जो है उन्हें सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए, कि ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर से, रूरल एरिया से या कहीं से भी भेजते हैं, तो उनको माइंड में होना चाहिए कि हमारे बच्चे सेफ़ हैं वहाँ पर, कि किस तरह से सेफ़ है। ये आगे यूनिवर्सिटीज़ में सिक्योरिटी वाइज कुछ ना कुछ इश्यूज जो है उनको लगाना चाहिए कुछ। मतलब यहाँ पर कॉलेज प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार या सरकार? आई थिंक बहुत, कि दोनों साइड से जो है उनको सोचना चाहिए। कॉलेज को में भी होनी चाहिए सिक्योरिटी, ताकि पेरेंट्स आराम से अपने बच्चों को जो है कॉलेज में भेजते समय हेजिटेट ना करें कि बाहर। बिल्कुल। तो यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जैसा कि हमें सबको पता है कि IPCW कॉलेज में लड़के कहा गया कि शराब पीकर घुसे, उसके बाद कॉलेज प्रशासन और सरकार जागी कि हाँ आपके अब हमें वहाँ मिलिट्री लगानी चाहिए, CRPF लगानी। लेकिन जब वहाँ पर लड़के घुस रहे थे, जब वहाँ फेस्ट हो रहा था, तब कहाँ था प्रशासन, तब कहाँ थी पुलिस? लड़कियों का मैटर तो अब बहुत हमेशा से ही मैटर करता है। सरकार भी पूरी तरह से कोशिश करी है कि लड़कियों को दबाया ना जाए, लेकिन वहाँ आके लड़कियों पर चढ़ना, हमने फ़ोटोज़ देखी, मैं कैंपस में पढ़ता हूँ, हमने देखा कि कैसे लड़कियों के ऊपर लड़कियों का खून, लड़कियों के चप्पल टूटी। बहुत बुरा लक्षण है कि एक हिंदुस्तान जैसे बढ़ता हुआ देश, अगर ऐसी जगह हम पीछे रह रहे हैं तो कैसे बढ़ावा दे सकते हैं देश को? तो मुझे लगता है कि जब हमें पता है कि ऐसी जगह कुछ बड़ा ऑर्गेनाइज हो रहा है, स्पेशली गर्ल्स कॉलेज में, तो लेडीज़ फोर्स का और पुलिस फोर्स का, CRPF का, दोनों का होना ज़रूरी है।
तो यहाँ पर महिला सुरक्षा पे इन्होंने अपनी बात रखी है, साथ ही और भी कई महिलाएं हैं जो बात करें। जनी, इंद्रप्रस्थ कॉलेज में जो हुई घटना उसको लेकर आप क्या किसकी गलती, दिल्ली सरकार या प्रशासन? देखिए, प्रशासन की भी कहीं ना कहीं गलती है और दिल्ली गवर्नमेंट की भी गलती है, क्योंकि है तो सारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की, पर दिल्ली प्रशासन अगर है तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उनका पूरा एकदम ड्यूटी बनती है कि लड़कियों को देखें कि किस तरीके से क्या चीज़ें हो रही हैं। बट वही है ना कि हर एक चीज़ जिम्मेदार है, हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग एक्शन नहीं लेते हैं। जब बात हम पे आती है हम तब बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज़ के लिए। गवर्नमेंट तो है जो भी है, प्रशासन तो जिम्मेदार है ही, ऑब्वियसली है, क्योंकि जो जिस तरीके की सुरक्षा उन्हें देनी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें थोड़ी सुधरनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा गर्ल मुझे भी लगता है, जब मैं ट्रैवल करती हूँ या फिर मैं कॉलेज जाती हूँ, देखती हूँ, तो मैंने भी चीज़ें फेस करी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें रुक जानी चाहिए जहाँ तक हो। इवन जैसे फेस्ट भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो मैंने भी देखा, मैंने भी ज्वाइन किया था, कोई वहाँ पे भी ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं थी, ऐसी कुछ ऐसा नहीं था, जिसका जो मन हो रहा था वो कर रहा था। तो ये आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन को थोड़ा सा तो दिखाना चाहिए कि नहीं, हम जा रहे हैं तो लड़कियाँ वहाँ सेफ़ हैं, क्योंकि बहुत नुकसान झेलना पड़ा है उसके लिए। हमको नहीं झेलना पड़ा, पर जो पेरेंट्स थे, जिन फैमिलीज से वो थी, उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान झेला है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा और सुरक्षा पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो प्रशासन के स्तर पर हो, चाहे फिर सरकार के स्तर पर हो। तो अभी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और यहाँ पर मेरे साथ कई सारे युवा हैं। चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं, जान लेते हैं महिला सुरक्षा को लेकर उनके क्या सुझाव हैं, वो क्या बदलाव चाहते हैं, इसको लेकर बात करते हैं। हेलो, आप महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा? महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके बारे में बात तो हर कोई करता है पर काम कोई नहीं करता। आज एक सेमिनार हुआ, बात की, बात वहीं ख़त्म। उसके बाद शायद वो कभी किसी टॉपिक पे उठी बात तो हो गई, वरना वहीं ख़त्म। इसलिए महिला सुरक्षा पे बोलता हर कोई ये काम नहीं करता। अगर मैं अपनी फाउंडेशन की बात करूँ, वृक्षित फाउंडेशन की, तो हम वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन अवेयरनेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें उठा रहे हैं, कदम उठा रहे हैं। अभी हमारा एक अवेयरनेस ड्राइव चली है, जहाँ पे हमने लोगों को हाइजीन के बारे में बहुत कुछ सिखाया है, और वुमेन को हम फोर्स करते हैं कि वी एनकरेज देम कि आप जाएं, आगे बढ़ें और कुछ एक स्टेप पे आए। हमारी फाउंडेशन में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो बैकवर्ड से भी आती है, बट दे आर डूइंग वेरी ग्रेट। एंड आई वुड लव कि अगर कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जिससे वुमेन नॉट कॉलेज में, आज भी मेरे कॉलेज में सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम था, तो आई वुड लाइक कि ऐसी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे होती रहे और हर किसी को इसका एडवांटेज मिलता रहे। और ये एक मजबूत लोकतंत्र के लिए भी काफ़ी कहें कि एक विमेन, जो आपने कहा कि महिला सशक्तिकरण, ये बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज की जनरेशन में, बहुत पुरानी कहावत है शायद, कि जब एक महिला पढ़ती तो सबको, अपने पूरे परिवार को पढ़ाती है। ठीक है, अगर आज कोई भी जाके कह रहा है कि वुमेन को एम्पावरमेंट कीजिए, तो क्यों ना एक शुरुआत आप अपने घर से कीजिए पहले। बिल्कुल। तो यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, जो लोकतंत्र, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए भी बेहद ज़रूरी है। और भी कई युवा हैं, चलिए हम उनसे बात कर लेते हैं। इन्होंने जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात करी, विमेन एम्पावरमेंट को, तो उसको लेकर आप क्या, ये वाकई में एक मजबूत लोकतंत्र के लिए बेहद ज़रूरी? लोग जिस तरह से उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोग बातें तो बहुत करते हैं लेकिन काम नहीं करते, क्या वाकई में ऐसा है? ऐसा है, पर अब ऐसा हो गया है कि विमेन और मेन एक रेशो ज़्यादा हो गई है, विमेन की ज़्यादा हो गई है, बट अभी भी उन्हें सेफ़ फील नहीं होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं गलती लड़कों की है, मतलब जो वो इतना नहीं सोचते हैं कि वो दूसरे जो उनके सेम जेंडर, मतलब अपोजिट जेंडर है, उन्हें सेफ़ फील कराए। अच्छा, मतलब वो उन्हें कम आंकते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा आरोप भाई आप पर लगा दिया गया है कि आप लोग महिलाओं को कम आंकते हैं। नहीं, हम तो बल्कि महिलाओं को ज़्यादा मौका भी देते हैं। हमारे यहाँ तो सारी महिलाएं लीड करती है, फीमेल ही हमारी यहाँ के सारी बॉस है, हम लोग तो उनके नीचे ही काम करते हैं, तो हमारे लिए तो बिल्कुल उनको अपॉर्चुनिटी सबसे ऊपर मिलती है। अच्छा, एक हेल्दी लोकतंत्र या कहें कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए विमेन एम्पावरमेंट, मतलब महिलाओं के जो योगदान है राजनीति में, वो कितना होना चाहिए? बिल्कुल 50% से ज़्यादा ही होना चाहिए। से जैसे एमसीडी में 50% रिजर्व है वुमेन के लिए, ऐसे बाकी एमएलएस में भी उनका रिजर्व होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो अभी 70 सीट्स में आई गेस 3 या 4 एमएलए ही हैं दिल्ली में जो वुमेन है, और बाकी 66 मेल फेस है। तो जब वुमेन होंगी नहीं तो वहाँ उनकी वॉइस रिप्रेजेंट कौन करेगा, उनके कंसर्न रेज कौन करेगा? तो मतलब आप मानते हैं कि महिला आरक्षण होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ परसेंटेज तो होना चाहिए जो उनको ही मिलना चाहिए। चलिए, इन्होंने यहाँ पर महिला आरक्षण की बात कीजिए। एक महिला हमारे साथ है, उनसे भी जान लेते हैं महिला आरक्षण कितना ज़रूरी है राजनीति में? देखिए, जितना आरक्षण
मर्दों के लिए होता है उतना ही महिलाओं के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक महिलाएं होएगी नहीं उनकी सोच, उनका मानना, उनके पर्सपेक्टिव्स, उनके कैसे वो लोग आगे रखेंगे कि हम लोग किन तकलीफ़ों से गुज़रते हैं, कि ठीक है समाज में क्या क्या हमारा रोल है, तो उस हिसाब से महिलाओं का आरक्षण उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारा मर्दों का आरक्षण मर्द होते हैं हमारी डेमोक्रेसी। महिला सशक्तिकरण, जिस तरह से बात आपके यहाँ पर फाउंडेशन भी बात कर रही है, महिला सशक्तिकरण एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए कितना ज़रूरी है? विमेन एम्पावरमेंट। ओके, विमेन एम्पावरमेंट इट इज़ समथिंग, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक अगर आप एक घर में भी देखते हैं तो एक घर को एक चलाती एक औरत ही है। अगर एक औरत साथ देना छोड़ देगी तो घर बिखर जाता है। उसी प्रकार से हमारा जो समाज है वो भी एक घर ही तो है। तो जब तक महिलाओं का उसमें योगदान नहीं होगा, जब तक उनकी सोच आगे नहीं रखी जाएगी, तब तक चीज़ें आगे कैसे बढ़ेगी। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि महिलाओं का योगदान ना सिर्फ राजनीति बल्कि हर क्षेत्र में ज़्यादा होना चाहिए, उससे जो लोकतंत्र है वो ज़्यादा मजबूत होता है? देखिए, सबसे पहले मेरे हिसाब से जो भी प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में है उसका रूट कहीं ना कहीं जड़ जो है वो हमारे सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो इसमें वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है ये हमें देखना चाहिए होगा। तो स्टेट लेजिस्लेटिव लेवल पे अगर हम जाएं तो बिलो 5 से 10% के बीच में है। हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में पिछले 75 सालों में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही पुअर रहा है। ऐसा क्यों रहा है? अगर इस बात में हमने सोचा, सब कुछ समझने की अगर हम कोशिश करें तो हमारे हिसाब से महिलाओं पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी। लोग जो है महिलाओं को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। डेमोक्रेसी जो है इसको अपने फ़ायदे के लिए मॉल्ड कर रखे हैं। यहाँ पे जो है कुछ धनबल की वजह से कुछ लोग सिस्टम में आ जाते हैं, सांसद की तरह रिप्रेजेंट हो जाते हैं पार्लियामेंट में जा कर के, और वो अपने अकॉर्डिंग सिस्टम को चलाते हैं। तो जब तक पूरी सोसाइटी में या हमारी डेमोक्रेसी में सत्य बहुमत नहीं होगी, सत्य बहुमत ये है कि लोगों की बहुमत होनी चाहिए, 50% से ज़्यादा जिनका मत हो उनकी सरकार बने, ना कि 50% से ज़्यादा सांसदों की मत से सरकार बने, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो हमारे सांसद हैं, वो कभी भी लॉ नहीं लाना चाहते हैं वुमेन के सपोर्ट में। इसका मेजर रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं उन्हें इलेक्शंस में मनी और मसल्स पावर को यूज करके जीतने की आदत हो गई है, वो सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इसका मेजर रीज़न जो है कहीं ना कहीं सिस्टम से है। जब तक हमारी सिस्टम नहीं बदलेगी तब तक ये प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट 50% जो है, हमारी पॉपुलेशन जो है इंडिया में उसमें ऑलमोस्ट 50% के आसपास है, 49-48% के आसपास है, फिर भी उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है बिलो 15% रह रही है। ऐसा इसलिए है कि कुछ लोग सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये तब तक सही नहीं होगा, हमारे कानून बनाने से तब तक सही नहीं होगा जब हम वुमेन को सही से एम्पावर्ड करें। सही से एम्पावर्ड करने का मतलब है हम उन्हें वॉइस और चॉइस दोनों दें, ताकि वो वहाँ बैठ करके अपने लिए खुद डिसीजंस ले सकें। उनके बिहाफ पे कोई दूसरा डिसीजन ले रहा है। वुमेन की परेशानियों की अगर बात करें तो मैं उतना नहीं जानता हूँ जितना कि ये वुमेन खुद जानती हैं, जिन लोगों ने अभी बात किया। तो ये जब पार्लियामेंट में बैठेंगी और अपना डिसीजंस लेंगी तो मेरे हिसाब से ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, और ये सबसे ज़रूरी है। जी, तो चलिए, यहाँ पर इन्होंने कहा कि महिलाओं को खुद आगे बढ़ना होगा, आगे कदम बढ़ाने होंगे। और एक बार फिर बात कर लेते हैं, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अब खुद बढ़ानी होगी या महिलाओं के सिर्फ नुमाइंदे भेज दें वही काफ़ी है? जब तक उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा उनका वोट नहीं आएगा। आज मैं कहूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं ही रख सकती हूँ, कोई और नहीं रख सकता। तो जब तक 50% से ज़्यादा पॉलिटिक्स में वुमेन्स की नहीं आएगी तब तक कुछ डिसीजन मेकिंग में कोई बदलाव नहीं आएगा। हम बातें कर सकते हैं, बदलाव आना पॉसिबल नहीं है। कानून बना दिया जाए लेकिन उस कानून को यहाँ पर एप्लीकेबल करवाना, क्या ये भी महिलाओं को ही करना होगा? बिल्कुल। जब हम अपना डिसीजन अपने पॉइंट पे ले सकते हैं तो हम वर्ल्ड पे क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल। तो यहाँ पर और भी कई महिलाएं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अभी वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, आपने कहा कि एक महिला का एजुकेटेड होना, चाहे उनकी भागीदारी हो वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये बेहद ज़रूरी। हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि महिला को कहीं ना कहीं अब तो वैसे हो गया है कि महिला को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। गवर्नमेंट ट्राई करती है, जैसे कॉलेज में भी उनके लिए सीट रिजर्व होती है, उन्हें मार्क्स थोड़े कम होने पे भी उन्हें एडमिशन मिल जाता है। ये हो रहा है, पर कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बैठना चाहिए कि हाँ वुमेन और मैन इक्वल है। तो वो जो लोगों की मेंटालिटी है बस उसमें फ़र्क रह गया है, बाकी सब अपनी तरफ से कर रहे हैं। मतलब आप कह रही है कि, और किस तरह की, जब आप एक छात्रा हैं, छात्रा होने के नाते रोज़ किस तरह की दिक्कतों का भी आपको सामना करना पड़ता है?
दिक्कतें जैसे मैं आपको सच बताती हूँ, कॉलेज में अब बहुत ज़्यादा इक्वालिटी है, पर अभी भी जब मैं ऐसे सड़कों पे निकलती हूँ, लोगों को जो एक थोड़े नीचे वाले टायर के लोग होते हैं वो अभी भी सही, मतलब वो अभी भी इक्वल वो उसमें नहीं है। वो अभी भी ऐसे मानते हैं कि वो सुप्रीम है और हम नीचे हैं। तो ये है कि एक टायर तो हो गया है, वो उनको वो लोग समझ गए हैं, पर अब वो नीचे वाले टायर को भी समझाना है। मतलब महिलाओं को अभी भी कमज़ोर माना जाता है, आप साफ तौर पर ये कह रही यहाँ पर इन्होंने कहा कि महिलाओं को कमज़ोर माना जाता है। महिलाओं को जब तक इक्वलिटी या समानता की जो बात की जा रही है वो नहीं होगा तब तक कह सकते हैं कि उनके लिए उतना अपॉर्चुनिटी या ऑप्शंस नहीं हो पाएंगे। हाँ, मतलब वुमेन्स को जब तक राइट्स नहीं मिलेंगे वो कैसे अपनी बात को रख पाएंगे? राइट्स तो हैं, उनको अधिकार दिए गए हैं, अधिकार अवेयरनेस भी नहीं है, प्लस प्लेटफॉर्म्स भी नहीं है। आप एक एग्जांपल लेते हैं, एमसीडी में इलेक्शन होते हैं, 250 वार्ड्स में 125 पे वुमेन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बट सबको पता है वो 125 कौन है, वो किसी ना किसी की वाइफ है या किसी की डॉटर है, कुछ है। वो एट द एंड कनेक्शन तो मेल से ही रहा ना, वो मेल ही रिप्रेजेंट कर रहा है उस कॉन्स्टिट्यूंसी को, तो वो तो अधिकार छुप ही गया उनका। नाम के लिए इलेक्शंस में हमने वो बना तो दिया रूल, बट एट द एंड तो रूल तो एक मेल पर्सन ही कर रहा है वहाँ पे। तो यही है कि जब तक अवेयर नहीं होगा, कैसे बदलेगा अवेयरनेस लोगों को खुद आना पड़ेगा, गर्ल्स को अपना वॉइस रेज करना पड़ेगा और बॉयज़ को कंधे से कंधा मिलाकर उनको सपोर्ट करना होगा। तो हम आ पहुंचे इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के सुदामा चाय वाले के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी जो चाय है वो काफ़ी मशहूर है और यहाँ पर बहुत से लोग भी मौजूद हैं। आज सीएम केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। मामला काफ़ी गर्म है, काफ़ी गंभीर आरोप उन पर लगे, लेकिन एक मौजूदा मुख्यमंत्री का इस तरह से सीबीआई हेडक्वार्टर में बुलाना, उनसे पूछताछ करना, क्या ये हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर नहीं करता, मौजूदा व्यवस्था पर सवालिया निशान नहीं खड़ा करता? इसको लेकर हम लोगों से जानेंगे उनकी क्या राय है। आप क्या कहेंगे जिस तरह से सीएम केजरीवाल को आज सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया, उन पर एक गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्या एक मौजूदा सीएम को इस तरह से बुलाना क्या वाकई में ये हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करता है? मैम, सबसे पहले लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है, तो मैम ऐसे डायरेक्ट इस तरह से बुला लेना बिना कोई जांच पड़ताल के, तो थोड़ा कहीं ना कहीं मतलब अगर मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह से चीज़ें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं पहले सब चीज़ों की ना जांच हो जानी चाहिए, उसके बाद इस तरह से करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। तो क्या करना, मतलब जिस तरह से इससे पहले भी मनीष सिसोदिया को मौजूदा डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री थे दिल्ली के, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है, अब केजरीवाल से ये पूछताछ की जा रही है, तो ये किस तरफ जा रहा है? क्या ये हमारे लोकतंत्र का पतन है? मैम, अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि जिस पर उनको सज़ा मिलनी चाहिए तब तो सही है, लेकिन अगर बिना कसूर के उनको सज़ा मिल रही है तो कहीं ना कहीं इससे लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। चलिए, हमारे पास और भी कई लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, आप क्या कहेंगे यहाँ पे जिस तरह से, चलिए आप कुछ कहना चाहेंगे केजरीवाल को लेकर? क्या कहे जी, 2 मंत्री थे, पहले इनके भ्रष्टाचार में चला गया है, अगर ये भ्रष्टाचार ही नहीं है तो 2 मंत्री कैसे चला गया अंदर, ये भी देखिए ना। किसी के ऊपर आज उठता है, कोई ना कोई कमियां होती जब भी तो आज उठता है, वरना किसी को क्यों नहीं उठता? मोदी को क्यों नहीं उठाया, कोई बंद कर देता? इनके 2 मंत्री क्यों उठा के बंद कर दिया? भाई यही कहना, और क्या कहें, जब तक हमारे ये गलती नहीं, कोई उठा के बंद नहीं करता कानून तक। मतलब जो हो रहा है सही हो रहा है? हाँ, तो अब कानून तक तो सही हो रहा है, क्योंकि उठा के कोई ऐसे तो बंद नहीं कर रहा। भाई तरफ उनकी चेकिंग हो रहा है, चेकिंग के बाद बंद कर रहे हैं, जांच पड़ताल हो रही है, जांच पड़ताल में पकड़े जा रहे थे, उठा के बंद कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे किस रिगार्डिंग? जिस तरह से केजरीवाल को बुलाया गया पूछताछ के लिए, एक मौजूदा मतलब सीएम पद पर जो बैठा हुआ है उसको बुलाना और गंभीर आरोप लगाना, उससे पहले हमारे जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, उन्हें उससे पहले स्वास्थ्य मंत्री, अब केजरीवाल, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है? सबसे पहली बात तो वो सीएम से पहले एक सिटीज़न ऑफ इंडिया है। सिटीज़न ऑफ इंडिया के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स बनाता है वो सबके लिए एक ही है, चाहे आप एक सेलिब्रिटी हैं, चाहे आप पॉलिटिशियन हैं, चाहे आप एक आम इंसान हैं। और अगर किसी के ऊपर भी आरोप है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपके पास बहुत सारे क्लूज़ और बहुत सारे जस्टिफिकेशन चाहिए होता है, और अगर वो जस्टिफिकेशन मिल जाते हैं देन पहले आप एक सिटीज़न है, बाद में आप एक सीएम ऑफ द स्टेट है। सो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और अगर आरोप लगता है और वो खारिज हो जाता है तो उनको और कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि देखो मेरे ऊपर आरोप लगाए और वो झूठे साबित हुए, तो उनको तो आगे बढ़ के इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए रादर देन कि वो इसके ऊपर विरोध करें। विरोध करने के पीछे एक फियर नज़र आता है, जो प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो उनको फियर है, उनको डर है इस चीज़ का। सो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और ये जांच ना सिर्फ सीएम बल्कि हर स्टेट के हर मिनिस्टर के ऊपर ये होना चाहिए, बिकॉज दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पब्लिक।
तो अगर वो गलत होंगे तो उनका जो कम्युनिटी है, उनसे जो नीचे उनके अंडर आते हैं, जो आम पब्लिक है, वो उनमें करप्शन बहुत फैलेगा। तो उनको तो कम से कम दागी नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। यहाँ अगर हम लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र में एक आम मतदाता ज़्यादा महत्वपूर्ण है या उस मतदाता की नुमाइंदगी करने वाला वो शख्स जो पार्लियामेंट में बैठा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? ऑब्वियस ही बात है। यहाँ पे हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो एक बात बोलते हैं कि आई एम नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, मैं एक प्रधान सेवक हूँ, मैं एक प्रधान सेवक हूँ, ना कि मैं एक प्रधानमंत्री हूँ। इसका मतलब हम लोग तो, अगर कोई भी इंसान पॉलिटिशियन में आता है, मैं तो उस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता हूँ, बेसिकली वो सिर्फ एक चेहरा है। जो पावर है, जो डिसीजंस है, वो पब्लिक लेती है, फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक एंड ऑफ द पब्लिक ही है। वो सिर्फ एक चेहरा है, तो वो चेहरा कभी भी बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि वो बनाया ही पब्लिक ने है। मतलब यहाँ पर इन्होंने साफ कहा है कि जनता बड़ी है, जनता का वोट बड़ा है। आपका क्या नाम? कोमल शुक्ला। हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेके ये कहना चाहूँगी, जैसा सर ने बोला कि हाँ, अगर वो सही है, अगर वो सत्य पे हैं, तो उन्हें अपना प्रूफ देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो पीएम मोदी हो, किसी को भी अपना सत्य का प्रूफ अगर वो दे देते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है ना। तो उन्हें वो प्रेजेंट होना चाहिए वहाँ पे और अपना प्रूफ देना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी पे भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन वो तो नहीं दे रहे हैं प्रूफ, ना कोई जवाब दे रहे हैं उसको लेकर। देखो, वो अपना ओपिनियन होता है। ये हो सकता है कि केजरीवाल अगर वो सबूत दे, वो गवाही दे, तो वो ज़्यादा बेस्ट कहलाए। वो अलग बात होती है कि वो नहीं देना चाहते। अगर मैं सही हूँ, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करती हूँ, सामने वाला सही नहीं है या है, वो उसका ओपिनियन है। दिए जा रहे हैं केजरीवाल सरकार की तरफ से, वो कितने सही? मेरे हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं एक तरीके से मैं बोल देती हूँ, मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। मेरे लिए डेली अप डाउन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरी फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मुझे डेली पास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ तो। और मौजूदा जो व्यवस्था है दिल्ली की, उससे कितनी खुश? क्या कोई समस्याएं, दिक्कत? अगर मैं कहूँ तो हेल्थ की तरफ से, अगर हेल्थ जो हमें दी जाती जितनी भी फैसिलिटीज़, वो अभी भी थोड़ी, उसको थोड़ा और सुधारने की ज़रूरत है। महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा? महिला सुरक्षा अभी मैं इतना तो कुछ बोल नहीं सकती इस पर, क्योंकि मेरे हिसाब से कि मैंने अभी इतना कुछ देखा नहीं है, बस न्यूज़ में पढ़ती हूँ, देखती हूँ, तो मेरे हिसाब से अब थोड़ा सा सुधार आया है इस चीज़ पे। थैंक यू। अपनी चीज़ों को और एक कंक्लूजन पे आना चाहिए, क्योंकि 75 साल से हम यही करते आ जा रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है ऐसे सेलिब्रेट करने से कुछ नहीं होगा जब तक लोगों की समस्या दूर नहीं होगी और लोग जो है लोकतंत्र सही मायने में नहीं आएगा। फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा, 75 के बजाय 175 साल हो जाएंगे, 75,000 साल हो जाएंगे, फिर भी कुछ नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर साफ तौर पर इनका कहना है कि सच्चे लोकतंत्र के लिए सत्य बहुमत ज़्यादा ज़रूरी है और सत्य बहुमत आएगा लोगों के समर्थन से, लोगों के वोट से, और इनकी जो नुमाइंदे गए हैं वहाँ लोगों की, जनता के जो वोट है उनकी महत्ता ज़्यादा है। अगर उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी, ना कि जो एक मैजिक फिगर है उसके मुकाबले, तभी हम एक सत्य बहुमत और एक सच्चा लोकतंत्र पा सकते हैं। तो आपके अधिकार कुछ नहीं, आप मत अधिकार करके जो भेज रहे हैं, जो आपके सांसद हैं, उसके बाद उनका वोट की ज़्यादा ताकत है या एक आम आदमी जो चुनकर सरकार भेज रहा है उसकी ताकत ज़्यादा? देखो जी, जिनके पास मेजोरिटी सरकार तो उसी की बनती है। जो मेंबर सदन के अंदर जिसकी मेजोरिटी है वही गवर्नमेंट बनाएगा। लेकिन जनता की नहीं, जहाँ पर जनता के वोट ज़्यादा है वहाँ सरकार जनता की बननी चाहिए, जनता के वोटों के आधार पर सरकार बननी चाहिए, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आधार पर सरकार? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से ही सरकार बनती है जी। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ताकत, अधिकार ज़्यादा होता है। क्या वाकई में ऐसा है? यहाँ पर जनता ज़्यादा ताकतवर होनी चाहिए या जो चुनकर गया है सांसद वो ज़्यादा ताकतवर? देखिए, लोकतंत्र में तो लोकतंत्र की परिभाषा है कि जनता के लिए जनता द्वारा चुनी हुई सरकार हो, तो स्वाभाविक रूप से सरकार उस पार्टी की बननी चाहिए जिसको जनता ने ज़्यादा मताधिकार दिया, जिसके साथ मैंडेट हो। मैंडेट मतलब जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट आए हों, बहुमत उसका होना चाहिए, न कि चुने हुए सांसदों का। क्योंकि चुने हुए सांसदों का बहुमत का हमारा तो लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। वो बहुमत है ही नहीं, ना वो लोकतंत्र है ना बहुमत है। ये तो समझिए एक तरह से जोड़ तोड़ गठबंधन, इसी के नतीजे हैं जो हम भुगतते हैं, जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग होती है, कई सारी खामियां। इसलिए लोकतंत्र में सच्चा बहुमत वोटों का ही बहुमत है। तो वोटों की ही महत्ता होनी चाहिए और वोटों से ही सरकार बनती है, लेकिन अब ये उल्टा हो रहा है, तो उससे कहाँ शांति पड़ रही है। कुछ लोग हैं जो
ये सोचते हैं कि भाई हम ठीक हैं या देश ठीक चल रहा है। सूक्ष्म लोग हैं, थोड़े पैसे के पीछे चलते हैं, या थोड़े से सक्षम है जो, उनको इतनी ज़रूरत नहीं है। जो ज़्यादा गरीब है या मीडियम है उसको तकलीफ़ होती है। लेकिन जनता तो यहाँ पर पैसे वालों या जो दबंग है, जिनके पास पावर है, उन्हीं को चुनती है, उन्हीं को चुनकर संसद तक पहुँचाया जाता है। तो संसद तक तो ठीक है, थोड़ा दबंग तो होना ही पड़ेगा राजनीति में, बाकी बेईमानी नहीं होनी चाहिए। और कहते कुछ हद तक थोड़ी बहुत बेईमानी भी करनी पड़ती है, तो ऐसे सरकार चलती नहीं है ना। लो पुल तो कहीं ना कहीं खुलेगी, अब नहीं खुलेगी, बाद में खुलेगी, लेकिन बेईमानी से ऐसे ही जीत जाओ वो ठीक नहीं है। आप मैडम की बात से कितना इत्तेफाक, क्या वाकई में यहाँ पर एक सच्चे लोकतंत्र के लिए मतलब वोटों की महत्ता ज़्यादा है या एक जो चुना गया नुमाइंदा है उसकी ज़्यादा है? अभी जो वर्तमान में सिस्टम जो फॉलो कर रहे हैं हम, उसमें चुना गया हुआ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसकी महत्वता ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है मैं बताना चाहूँगा कि एक मैजिक फिगर जो है 273 हमने पकड़ लिया है, जो मेजॉरिटी है हमारी, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस जो हैं, लोकसभा का जो प्रोसीजर है या राज्यसभा का जो है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि सरकार ऐसे बनेगी, ये तरीका है। जब इसके लिए आरटीआई डाला गया, बहुत कुछ किया हमने, तो हमें आखिरी में ये दिया गया कि दिस इज़ जस्ट अ कन्वेंशन। ये कन्वेंशन को हम इतने 75 सालों से फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा एक ही सवाल है, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले ही एक सवाल पूछता हूँ और लोगों से ही पूछना चाहूँगा कि लोकतंत्र का मतलब तो ये होता है ना कि लोगों की मत हो, लोकतंत्र में यही होता है। तो लोगों की मत है, कैसे है लोगों की मत? ऐसा राजनीतिक दल जिसके पास 63% वोट है और वो अपोजिशन में बैठा हुआ है, तो ये तो लोकतंत्र नहीं हुआ ना। यहाँ पे 33%, 40% वाले सरकार बना ले रहे हैं और 60% वाले अपोजिशन में बैठ रहे हैं, ये कैसा लोकतंत्र है? तो सांसदों की बहुमत जो है, गठबंधन का यहाँ ये मतलब है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, गठबंधन का मतलब ये है कि सांसदों की गठबंधन है। सांसद जो हैं पैसे को दे करके, खरीद करके एक दूसरे को, या फिर हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार बना ले रहे हैं, 273 पहुंचा दे रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों की गठबंधन की बात नहीं की जा रही है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक बहुत बड़ी क्वेश्चंस है। इस पे हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, तर्क करना चाहिए आपस में मिल बैठ करके कि हम जो ये सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं क्या ये सही है। अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो आप उस पर क्वेश्चन कीजिए, उनसे पूछिए कि आप ये आवाज़ जो उठा रहे हैं क्यों उठा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, और फिर उसके लिए आप सपोर्ट कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का मतलब होता है डिस्कशन, डिबेट, और उसी से रिजल्ट सामने आती है। तो ये था चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र का मॉडल टाउन इलाका। ये एक पोश इलाका था जहां पर लोगों ने लोकतंत्र को लेकर या सत्य बहुमत को लेकर अपने विचार रखे। अगली बार हम कहीं और जाएंगे और जानेंगे कि सत्य बहुमत कैसे आएगा, कैसे लोकतंत्र में बदलाव किया जाएगा, और क्या वाकई में इस वक्त चाहे कोई भी सरकार हो उसके लिए सत्य बहुमत कितना ज़रूरी है, उसको लेकर भी हम जानेंगे लोगों की राय।